दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि पावा साहब के साथ मैं अगली बातचीत गल्फ को लेकर करूंगा। हमने यूरोपियन यूनियन की पिछले एपिसोड में बात की, अब कोरोना की बात की, अर्थव्यवस्था की क्रोनोलॉजी की बात की। अब एक मुस्लिम जगत की बात करते हैं, जिसमें हम समझने की कोशिश करते हैं पावा साहब से कि बहरहाल ये मुस्लिम जगत में किस तरह की हलचल है, ये कहाँ लड़खड़ा रहा है, या फिर दुनिया में इसके क्या असरात है, वैल्यूएशन क्या है, इसकी औकात क्या है। इन सब बातों पर कोशिश करते हैं पावा साहब से जानने की कि पावा साहब इस नज़रिए को कैसे देखते हैं। खैर मकदम है पावा साहब आपका प्रोग्राम में। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। अभी जैसे आप बता रहे थे, जी जी, पहले एपिसोड में आपने सवाल किया था कि जैसे ये सऊदी अरब को लेकर और गल्फ को लेकर आप कुछ कहना चाहते थे, क्या था वो सवाल? मैं सिर्फ यही जानना चाहता था कि गल्फ को इससे पहले आपने बताया था आर्थिक मसलों को लेकर और यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न वर्ल्ड को लेकर, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड से अगर हमारे कामगार वापस आ रहे हैं तो अभी एक लेटेस्ट ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें गल्फ से भी हमारे लगभग 1 करोड़ के लगभग 90 लाख से ऊपर के हमारे टोटल कामगारों को वापसी का फरमान धीरे धीरे जारी किया जा रहा है और उम्मीद की जाती है कि आने वाले साल 6 महीने में सब वापस आ जाएंगे। कम से कम ओमान ने तो ये कह दिया है कि वो 10 लाख भारतीयों को वापस भेजेगा। यूएई के यहाँ आपने भी डॉक्टर शेट्टी को देखा, जिसकी बहुत बड़ी वहां मेडिकल चेन थी। एक और केरल के थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली। तो गल्फ गल्फ हमारे क्यों खिलाफ हो गया, एक बात। दूसरी बात ये थी कि मुस्लिम कंट्रियों को हम ये मानते थे कि 2 खेमों में बटी हुई हैं, एक का लीड सऊदी अरब करता है और एक का लीड ईरान करता है। लेकिन अगर एक तीसरी पावर सामने खड़ी हो रही है, जिसको आप कह सकते हैं तुर्की, अर्दगान। और ज्यादातर कम से कम जनता, दोनों तरफ की जनता, हालांकि ईरान कभी तुर्की के साथ नहीं जा सकता, मेरा अपना मानना यही है, दोनों के जो भी डिफरेंसेस रहे हों कभी के। आपकी आवाज रुक रही है, शायद इंटरनेट की कुछ। आपका मानना क्या था तुर्की को लेकर और ईरान को लेकर? दोबारा रिपीट करिए। मेरा कहना यही था कि एर्दगान एक ताकत खड़ी हो रही है और एर्दगान को लेकर बेशक सल्तनतें उसके पक्ष में ना हो, लेकिन वहां की जनता जरूर उसको बहुत इज्जत से देखती है, शायद फिर से उस्मानिया का सपना देखती हो। तो अगर उसको सामने रखा जाए तो आज मुस्लिम वर्ल्ड 3 हिस्सों में बट गया है। तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब एक तरफ आ गए। सऊदी अरब, यूएई इनकी अपनी है और ईरान के साथ जो जुड़े हुए हैं वो ईरान वाले हैं। मैं उसमें भी अपना तजिया करूंगा, मगर आप ये बताएं कि आप तो ये तो अभी कुछ कह रहे थे आपके ट्रंप ने कुछ सऊदी अरब के साथ क्या किया है, कुछ क्या है मसला? हाँ, मैं वही बता रहा था कि ट्रंप ने सऊदी अरब को धमकी दी है उसको लेके, क्योंकि सऊदी अरब और पुतिन का कहा यह जाता है कि कंपटीशन है, जबकि हो सकता है कि शायद कंपटीशन दिखा रहे हो लेकिन पर्दे के पीछे से दोनों की सहमति भी हो। जिस तरीके से क्रूड ऑयल के तेल गिरे हैं उस तरीके से अमेरिका की कंपनियां दिवालिया हो, और दिवालिया होने पर उसने ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को धमकी दी है कि या तो वो तेल के रेट बढ़ाए, अपनी प्रोडक्शन कम करे, नहीं तो वो अपनी सेनाएं उससे वापस निकाले। उसके बाद उसने कल दोबारा रात को फिर से धमकी दी है कि ये तुझे अंतिम चेतावनी है, हम 15 दिन में अपनी सेनाएं वापस ले लेंगे और फिर तेरे से जो होता हो या जो तुझे बचा सकता हो बच के देख ले। देखिए पावा साहब, आपको याद होगा कि तमाम दुनिया का मीडिया, खैर भारतीयों को तो हम मीडिया मानते ही नहीं है, छोड़िएगा इनको, तो डल्लू पंजू लोग हैं। मैंने ये कहा कि ये जो भारतीय मीडिया है उनको हम मानते नहीं है, वो डल्लू पंजू लोग हैं। देखिए एक बात आप समझिएगा कि जब मैंने ये कहा था कि ये पुतिन और
मोहम्मद बिन सलमान का एक मिला जुला कैंपेनर, मिला जुला गेम है, जिसमें जो तेल लूटा गया है, जहां लड़ाइयां लड़के इराक में, लीबिया में, सीरिया में जो तेल डिपॉजिट कर लिया गया है, जो कल तक तेल खरीदार था आज वो तेल सप्लायर बन गया है, दरअसल नुकसान उसका होने वाला है। और ये गेम जो है वो लोग, ये पश्चिमी मीडिया या तमाम और दूसरे मीडिया ये कोशिश कर रहे थे बताने की कि ये ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान ने एक होने की वजह से रूस की तरफ से जो है वो अकेले मोहम्मद बिन सलमान यानी सऊदी अरब और अमेरिका पर अटैक है। तो ये बात, ये डिफरेंस था कल तक, जो आज सामने आ गया है कि दरअसल मैं ही सही था। चूंकि पेट में दर्द आपने देखा सिर्फ अमेरिका के हुआ, ना मोहम्मद बिन सलमान के हुआ, ना रूस के हुआ। तो ये जो आकलन है, ये जो मीडिया देखते हैं ना पावा साहब लोग जो है, जिसको बहुत बड़ा मान लेते हैं, उसके कई कई नाम सुन लेते हैं, इसके पीछे इतने बिलियन डॉलर खर्च होते हैं, उसके पीछे इतने बिलियन डॉलर खर्च होते हैं। ये बेवकूफ लोग जो है इतना नहीं समझ पाते कि जिनके पीछे इतने बिलियन डॉलर खर्च करते हैं वो तुम्हारे लिए करते हैं, वो अपने लिए करते हैं, अपनी कॉन्स्पिरेसी के लिए करते हैं, तुमको बरगलाने और धोखा देने के लिए करते हैं। मुझे न तुमसे कुछ चाहिए ना उनसे कुछ चाहिए। जब तक मेरी सांस है, जब तक मैं कलम के लिए कर रहा हूं, मानवता इंसान के लिए कर रहा हूं, ना मेरी कोई सीमाएं हैं ना मेरी सरहदें, मैं तमाम जो दुनिया की भलाई के लिए बातें हैं उसके लिए जर्नलिज्म करता हूं। और तुम लोग भले ही, माफ करना, तुम लोग खुद इतने छोटे हो कि उन नाखांदों को बहुत बड़े मानते हो। चूंकि तुम्हारे पास बिलियन ऑफ डॉलर्स जब सुनाई देते हैं तो तुम हिप्नोटाइज हो जाते हो और तुम्हारी औकातें जो हैं उनकी समझने लगते हैं। और मेरे जैसा कोई गरीब आदमी अगर तुमसे बात करे, माफ करना मैं गरीब इंसान हूं, मगर फलसफों में इतना अमीर हूं कि वो तमाम लोग तमाम बिलियन डॉलर लेके मेरी जूतियों में आए तो मेरी जूतियों में से जो लगी हुई मिट्टी है उसके बराबर उनकी औकात नहीं होती है। यही वाहिद नसीब है, यही फोर्थ व्यू है, यही मेरा अंदाज। तो पावा साहब मैं आपको ये बता दूं कि जो आज साबित हो चुका है, जो आप देख चुके हैं कि वो जो कुछ हमने पिछले 5 सालों में 10 सालों में कहा वो भी साबित हो चुका है। अब हम नाजरीन के लिए और आपके कहने पर मैं ये बताने चाहता हूं कि ये तुर्की सेंटर पावर आप पूछ रहे हैं कि बनने जा रहा है, सऊदी अरब एक सेंटर पावर है, ईरान एक सेंटर पावर है। इस पर मैं बिल्कुल, आप उस्मानिया की आपने बात उठाई तो इस पर थोड़ा सा अपना नजरिया जो है क्लियर करता हूं। जहां आपका सवाल होगा सवाल करिएगा। देखिए नाजरीन, बहुत वाज़ेह तौर पर समझ लें कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गेम खेला गया तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इजराइल को बचाना था, इजराइल को बसाना था, रिहेबिटेशन करना था। ये यहाँ से 2000 साल पहले निकाल दिए गए थे अपनी हरकतों की वजह से। चूंकि इनकी ब्याजखोरी, फाइनेंस और फाइनेंस पर कब्जा और कंट्रोल, इनकी आदतों में न कभी मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में सुधार आया न उसके बाद कभी आया। ये आज भी उसी बात पर कायम है। उसी बात को लेकर जो है काफी वार हुए। मगर एक चीज यहाँ ये बता दूं कि जो वॉर भी हुए थे तो फर्स्ट वॉर में, वर्ल्ड वॉर में भी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जो फंडिंग करने वाला परिवार था वो एक ही परिवार था। वो परिवार जो है लेफ्ट को भी और राइट को भी, दोनों को फंडिंग कर रहा था। क्योंकि इस तमाम वॉर के, दुनिया को लड़ाने के बहाने उनको अपना एक धार्मिक काम पूरा करना था, इजराइल को बचाना था। फिर चूंकि वो मानते हैं कि उनके हिसाब से एक जो नबी आने वाले हैं, दूत आने वाले हैं, उनको जो रिसीव करना है वो उन्हें फिलिस्तीन के, मतलब इजराइल के अंदर जो है वो फिलिस्तीन और इजराइल दोनों ही कहूंगा, उन जगहों पर उनको रिसीव करना है और उसके बाद तमाम दुनिया में उनकी हुकूमत हो जाएगी। इसी गेम को लेकर वो आगे बढ़ते रहे। उसके बाद ये संधि जो की गई थी, जिसको लॉज़ान ट्रीटी कहते हैं, जब ये लॉज़ान ट्रीटी की गई थी 1923 में, 1923 की लॉज़ान ट्रीटी में तुर्की से वो अधिकार छीन लिए गए थे जो उस्मानिया सल्तनत के तहत आते थे। उसको जो फास्फोरस की खाड़ी है उसमें से जो टैक्स लेना था वो बंद कर दिया था। जो उसके मौसूल से लेके तमाम जिन पर अधिकार था तेल निकालने का, तेल निकालने पे पाबंदी लगा दी गई थी। तुर्की के बहुत सारे लिमिटेशंस लगा दी गई थी। 100 साल के इस मादे में तुर्की को साइप्रस के साथ, जो ग्रीक के साथ एक मादा हुआ था, इसमें जो यहां पर मामला था वो क्या था, वो समझिए अब क्या था। ये ज्यादा जरूरी है समझना कि जब तक ऑटोमन अंपायर के रिश्ते रूस के साथ थे, रूस के साथ रिश्ते होने की वजह से ऑटोमन अंपायर को कोई तकलीफ नहीं थी, सल्तनत उस्मानिया को कोई तकलीफ नहीं थी। ये तमाम जो आप देखते हैं वो जहां तुर्क तहजीब आज भी जिंदा है, चाहे वो किर्गिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, जो रशिया का यूएसएसआर का हिस्सा थे, उनमें से बहुत सारे हिस्से ऑटोमन अंपायर का हिस्सा थे और रूस के साथ भी बेहतर ताल्लुकात थे। तो उस खानदान ने, जर्मनी में जो था, उस खानदान ने सबसे पहले फंडिंग इसलिए रूस को की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी, कि वो किसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी, कि वो
वो उसके साथ मिल सके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसको सपोर्ट कर सके, उसी तरफ खड़ा नजर आए और ऑटोमन अंपायर का साथ छोड़ दे। उसमें वो कामयाब हुआ। मित्र राष्ट्रों के साथ में रशिया भी मिल गया और रशिया मिलने के बाद जो है वो जो ऑटोमन अंपायर के 40 टुकड़े करके 40 देश बना दिए गए। आज जो हिजाज है वो भी जो नज्द के हिस्से में दे दिया गया। ये हिजाज वो इसके मुंतजमीन जो है वो तुर्क या उस्मानिया सल्तनत होते थे, जो हरमन शरीफ जिनको कहा जाता था उस वक्त भी, तो वो इंतजाम करके वो भी जो है ये 40 टुकड़े, चाहे इसमें से इराक हो, फिलिस्तीन हो, ये सब शाम हो, ये सब टुकड़े 40 टुकड़े जो किए गए थे लोगों को। आप लोग उससे भी ये जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो है सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान बटा था। क्योंकि भारत में तो लोग ना इतिहास पढ़ना जानते हैं, ना पढ़ना चाहते हैं, ना पता नहीं अजीब दुनिया में जीते हैं। कौन है ये लोग, मुझे तो आज तक समझ में ही नहीं आया। तो यहां पर बहुत सारे देशों के टुकड़े किए गए थे पावा साहब। यहां पर ये 40 टुकड़े जो है ऑटोमन अंपायर के भी देश बना दिए गए थे। आज जो है रशिया ने, जबकि मैं पिछले कई सालों से 5-6 सालों से इस बात को बता रहा हूं कि पुतिन की नजर जो है वो अपने खोए हुए यूएसएसआर पे जो कि तुर्की के साथ मिलकर इकट्ठे हो सकते हैं, खिलाफत के नाम पे एक झंडे के नीचे आ सकते हैं, जो हमेशा हमेशा के लिए जिन पर अमेरिका डोरे डाल रहा है वो रशिया के साथ बने रह सकते हैं। इसलिए वो रजब तैयब अर्दगान का इस्तेमाल करेगा, जिसने किया, हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। मात्र 2023 यानी कि 2.5-3 साल के बाद वो लोसन ट्रीटी निष्क्रिय हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आवाजावी है तुर्की के पास से, जहां से वो टैक्स नहीं वसूल सकता, वो बड़े टैक्स वसूलने जा रहा है। उसके बाद वो तुर्की के पास जितनी पाबंदियां थी साइप्रस को लेके, ग्रीक के साथ जो संधि थी, और उस बहुत सारी संधियां, इसमें सबसे एक खतरनाक संधि ये भी थी कि तुर्की को एक सेकुलर कंट्री जो है बना दिया गया था और सेकुलरिज्म की रक्षा के लिए यहां पर फौज को जिम्मेदार बना दिया गया था। यानी फौज को इतने अधिकार थे तुर्की की कि वो अगर सेकुलरिज्म के साथ छेड़खानी की जाए, इस्लामिया किसी बात की जाए, तो फिर फौज दखल देके सत्ता से वहां के प्रेसिडेंट को हटा सकती थी, गिरफ्तार कर सकती थी। उसकी रक्षक जो है संधि के अकॉर्डिंग फौज को बनाया गया था, जिसको धीरे धीरे रजब तैयब अर्दगान ने बदलकर अपनी ताकतों को मजबूत कर लिया। और जो षड्यंत्र 1923 में तुर्की के खिलाफ, ऑटोमन अंपायर के खिलाफ रचे गए थे, उन तमाम को पर काबिज होने के बाद अपनी स्थितियों को मजबूत कर लिया। और मजबूत करने के बाद आगे आने वाले दिनों में जो तासुर मिल रहे हैं वो ये है कि तुर्की बड़ी सेनाओं को बढ़ाएगा, वो बहुत सारे मुसलमानों को दूसरे देशों में से जो है अपनी सेना में भर्ती करेगा। और यह भी कहा जा रहा है कि 50 लाख से शायद जो है सैनिक तुर्की के पास होंगे। तो सबसे बड़ी वर्ल्ड की सेना बनाने का जो ख्वाब तुर्की देख रहा है, शायद वो उसको बहुत जल्दी पूरा भी करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जिस तरह की टीटियां चल रही हैं कि डुअल नागरिकता, कारोबार, रोजगार, वो इसी तरह के तासुर तमाम इस्लामी मुल्कों को ऑफर देने में सक्षम है। आज भी तुर्की वर्ल्ड की जो फौजी ताकत है वो 8वें नंबर की ताकत माना जाता है। अगर उसमें छुपे हुए उसके 62 परमाणु बमों को मिला दिया जाए तो फिर वो जो है 4th-5वीं ताकत के तौर पर उभर कर आ जाता है। तो यहां एक बात समझ लीजिए कि तुर्की ने, रजब तैयब अर्दगान ने गेम खेला है जिसमें उसने अपने आप को बनाए रखने के लिए पश्चिमी जगत, अमेरिका के साथ भी संबंधों को कायम रखा, इजराइल के साथ, जो तब वो मुसलमान समझ लें जो ये कहते हैं, या वो मौलाना जो भड़काते हैं लोगों को कि तुर्की के संबंध तो जो है वो सिर्फ इजराइल के साथ थे, तो उनको ये बताया जाता है कि जब खुद उस्मानिया डायनेस्टी को तोड़ने के लिए जिस तरीके से मुस्लिम हुकूमतें दुनिया में थी और वो अंग्रेजों के बहकावे में आने के बाद धीरे धीरे उन्होंने समर्पण किया था, उनका बड़ा रोल था। और इस संधि में ये बात इजराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात का जो कॉलम है वो उसके ट्रीटी में ऐड है, जो 2023 में खत्म होगा। उसकी मजबूरी थी कि वो इजराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात रखे, क्योंकि वो युद्ध हारने के बाद अपनी डेमोक्रेसी को बचाकर, अपने देश को बचाकर कायम रखने में कामयाब हुआ था, जबकि पूरी दुनिया हार चुका था। तो यहां ये मसला, इस पर अलग से एक प्रोग्राम में जरूर बताऊंगा, हिस्ट्री में जरूर बताऊंगा। यहां ये बता दूं कि तुर्की जो है, वो जो तुर्क राष्ट्रपति है वो रूस का सबसे बड़ा घोड़ा है, चूंकि एशिया को
और यूरोप को जोड़ने वाली जगह तुर्की है। रजब तैयब अर्दगान का तमाम दुनिया के मुसलमानों पर असर पाया जाता है, वहां की हुकूमतों में हो या ना हो, मगर ये तमाम इस्लामिक हुकूमतें फिलहाल उनका विरोध करेंगी, मगर 2023 के बाद अपनी जनता के सामने ये तमाम देश घुटने टेकेंगे। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सल्तनत उस्मानिया बननी जा रही है, ये सल्तनत उस्मानिया जो है वो इस तरह की बनेगी जैसी पहले हुआ करती थी, ऐसा नहीं है। ये तमाम देश जो सल्तनत उस्मानिया से अलग हुए थे वो उनके खिलाफत के ऐलान के बाद एक कोalition बनाएंगे और एक नए संगठन का नाम सल्तनत उस्मानिया होगा। ये बात नोट कर लें, एक नया मुस्लिम देशों का संगठन होगा जिसका नाम सल्तनत खिलाफत होगा, और उस खिलाफत में जो सदर होगा उसको खलीफा जो इस्लामिक तरीका है उससे चुना जाएगा। और जो लोग ये मानते हैं कि ये एक सपना है तो वो अपने सपने से जागे और होश में आए। बेसिकली जिन लोगों के तुम लेख पढ़ते हो ना, उनको मैं अपनी जूतियों में भी नहीं रखता हूं, माफ करना। 10 साल के मेरे इतिहास देखिए, मेरे लेख देखिए, एक को भी मिटा के दिखा दीजिए, तुम्हारी औकात है ना किसी और की औकात है। तो यहां एक बात वाज़ेह कर देता हूं कि अब सऊदी अरब को मजबूरन तुर्की के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। वो अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए आने वाले कुछ दिनों में तो पूरी दुनिया से कुछ सालों में मांग उठेगी कि जो मक्का मुअज्जमा को एक वेटिकन सिटी की तरह एक ऐसा इदारा बनाया जाए जिसमें से किसी एक देश का कंट्रोल हो जाए। और जिस दिन ये हो जाएगा, ईरान भी सरेंडर करेगा, ईरान भी खेमे में जुड़ जाएगा। न सऊदी का जो है अपनी जगह पर वजूद रहेगा, ईरान का अपनी जगह पर वजूद रहेगा, इनकी जो अपना संप्रभुता है वो रहेगी, मगर खिलाफत तुर्की लीड करेगा। और इस दुनिया को अच्छे से पूरा चाइना समझता है, पूरा रशिया समझता है और पश्चिमी जगत समझता है। और यह बात इजराइल समझ चुका है कि उनके जो सपने थे वो अब 5-10 साल में पूरे होने वाले नहीं है। ऐसे हालात में जिन लोगों ने, इशारा कर रहा हूं, बिटवीन द लाइन पढ़ लेना, चाहे इसको वार्निंग समझना, जो भी समझना है तुमको समझो, तुम्हारा काम है। जिन लोगों ने इनके भरोसे पर बहुत बड़े गेम खेले हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़े खड्डे में चले गए हैं और उनको 50 साल लगेंगे इस खड्डे में से निकलने में। वो भी तब जब वो अपनी नीयत बदलेंगे, भाषा बदलेंगे और अपनी हैसियत बदलेंगे। तो ये पावा साहब थी। अभी जैसे आप तुर्की की बात कर रहे थे, तो अभी तक हमने देखा कि तुर्की पश्चिमी खेमे में था अर्दगान से पहले, और पश्चिमी खेमे में नाटो का सदस्य होने के बावजूद भी, जबकि माना जाता है कि हम लोग सोवियत खेमे में थे, लेकिन कभी तुर्की ने हमारा इतना विरोध नहीं किया जितना विरोध वो आज की डेट में कर रहा है। आज संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का नाम लेकर या सीधे अभी जो इसकी इस्लामिक कंट्रीज की बैठक हुई है उसमें भी भारत के विरुद्ध प्रस्ताव लेके अगर कोई सबसे आगे आया है तो वो तुर्की आया है। ऐसा हमने क्या बिगाड़ लिया उसका, जबकि हमारे यहाँ पंजाब में तो मुसलमान को कहते ही तुर्क है। देखिए बात समझिए पावा साहब। नाज़रीन, पावा साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है कि तुर्की तो भारत के साथ तब भी खड़ा होता था जब हम पश्चिमी या तो हम तटस्थ वर्ल्ड के को लीड करते थे या हम रशिया के साथ खड़े होते थे। हम वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ नहीं थे, हम अमेरिका के साथ नहीं थे। उसके बावजूद भी वो नाटो का हिस्सा होते हुए भारत के मुखालिफ कभी तुर्की ने कोई काम नहीं किया, बयान नहीं दिया। अचानक ऐसा क्या हो गया? तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि तुर्की ने ऐसा क्यों नहीं किया, भारत का सम्मान तुर्की क्यों करता था। इसके पीछे आपने कोई कमाल नहीं किया था। वो कमाल सुनिए क्या था। जब ऑटोमन अंपायर टूट गया तो 26 साल के अंदर तुर्की को वो तमाम कर्जे जो ऑटोमन अंपायर पे दूसरे ममालिकों के थे उनको अदा करना था, जो संधि की गई थी, जो उल्टी सीधी संधि की गई थी उस लोजन ट्रीटी के तहत ही 26 सालों के अंदर तुर्की को ये पैसा वापस करना था, रिटर्न करना था। तुर्की को रिटर्न करने के बाद जो है उसको पैसे की जरूरत पड़ी थी। 26 साल की इसमें मुद्दत दी गई थी। इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान तब तक बंटवारा नहीं हुआ था, यहाँ एक ही ये भारत था। और भारत में चूंकि बहुत सारी सल्तनतें थी, बहुत सारे मुसलमान राजा थे, बहुत सारी रियासतें थी, इसमें से हैदराबाद निज़ाम की रियासत को एक इम्पोर्टेंट फैक्टर के तौर पर आप देख सकते हैं। और आप जो है शायद खुद बताएंगे कि लाहौर की रियासत के बारे में क्या सूरत हाल थी। तो यहाँ ये था कि यहाँ से एक मोटी रकम सल्तनत उस्मानिया को जाती थी, मोटी रकम सल्तनत उस्मानिया को जाती थी। हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमानों ने, ज्यादातर लोगों ने, औरतों ने अपने गहने, अपने जेवर बेच कर दिए कि किसी तरह सल्तनत उस्मानिया के ऊपर जो कर्ज है वो अदा किया जाए और इस देश को आजाद रखा जाए। तो इस सेंटिमेंट में जिन माओ बहनों ने उस देश की संप्रभुता को बचाया था, जिस देश की कर्जे को उतरवाया था, तुर्की उसका एहसान क्यों नहीं मानेगा। मगर वो एहसान अगर सिर्फ पाकिस्तान तक सिमट कर रह गया तो ये भारत का दुर्भाग्य है, गलत नीतियां हैं।
क्योंकि भारत अकेला एक ऐसा देश नहीं है जो पूरी दुनिया को फतह कर ले। ये बात, ये गलतफहमी हमें निकालनी चाहिए। बिल्कुल हम ताकतवर हैं, हमारी ताकत बहुत मजबूत है, हमें पूरी दुनिया में अपने सम्मान के साथ सर उठाने का अधिकार है। हम उठाकर खड़े रहेंगे, अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हमने लड़े हैं, हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी भारत के लिए लड़े हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी लड़े हैं, अंग्रेजों से भी लड़े हैं, और लड़कर हमने तमाम जो एक मुद्दत हमने गुजारी है अपनी संप्रभुता के लिए, वो हम आखिरी में भी गुजारते रहेंगे। मगर सिर्फ जबानी बकवास करके, जो कि जमीन पर कभी नहीं उतर पाएगी, ऐसी बकवास करके भारत का कूटनीतिक नुकसान करना, विश्व में जो लॉबिंग का नुकसान करना, कारोबारी नुकसान करना, ये सिर्फ नुकसान माना जाएगा, बेवकूफी माना जाएगा, अकलमंदी नहीं। जी बाबा साहब। तो इस हिसाब से तो अगर आपकी बात मान ली जाए तो आज की डेट में हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा। आज अमेरिका भी हमें अनफॉलो कर रहा है जी। यूरोपियन यूनियन हमारे खिलाफ प्रस्ताव लेके आई हुई है। पाकिस्तान तो हमेशा से हमारे खिलाफ रहा है। एक बात, रशिया का हमने एक बात के साथ किया। जी जी, एक बात बताते हुए मैं प्रोग्राम को खत्म करूंगा। अगर कोई सवाल होगा तो कर लीजिएगा। मैं यहाँ आपके इसका सवाल का एक सरल सा जवाब देता हूं। देखिए, मैंने कहा कि हमने अमेरिका के साथ ट्रीटी की, अमेरिका के साथ ट्रीटी की साउथ चाइना सी के लिए, ओपन राहदारी के लिए, जिसमें हमने इंडो पैसिफिक जो है एक कमान बनाई अमेरिका के साथ मिलके और उसके अलाइयों के साथ मिलके। यहाँ रूस जो है चाइना के साथ मिलके इसको चाइना का साथ दे रहा है, और हम अमेरिका के साथ मिलकर जो है अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी को अपनाए हुए हैं। इसका मतलब साफ ये होता है कि हम यहाँ पर रशिया की खिलाफ है, चूंकि रशिया चीन के साथ खड़ा है और हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। ऐसे में आप जो है सिर्फ जबानी बात करके, ट्वीट करके, या छोटा मोटी जो है रिश्वत नुमा कुछ पैसे ट्रांसफर करके, छोटी मोटी डील करके, क्योंकि अगर हमने S-400 लेनी होती ना, तो S-400 हमने आज से 5 साल पहले ले ली होती। ये तुर्की में ले भी ली, इंस्टॉल भी हो गई, बननी भी शुरू हो गई, तो इराक भी ले रहा है, कतर भी ले रहा है, इनकी डिलीवरी भी शुरू हो गई, उनके पेमेंट भी ट्रांसफर हो गए। हम अभी तक जो है कह रहे हैं कि हमारा कितना, वो सब भी मैं नहीं करना चाहूंगा बातों को। मगर कुल मिला के इतना जरूर मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि हमारी जो नीति, विदेश नीति है, वो मैंने पहले साल में कहा था, दूसरे साल में भी कहा, हम दाएं बाएं डोलते रहे हैं। हम एक मजबूत विदेश नीति नहीं बना पाए, जिसकी वजह से हमारे भारी फेलियर हुआ। अलबत्ता ये अलग बात है कि जो कूटनीति है, भारत का फेलियर है, वो अलग है। इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि सत्ता की भारी कामयाबी हुई, सत्ता ने भारी कामयाबी हासिल की, और आने वाले दिनों में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने जा रहे हैं जिसकी पूरी दुनिया चर्चा करेगी। बिटवीन द लाइन पढ़ लेना, पूरी दुनिया चर्चा करेगी। इतनी बड़ी कामयाबी जो है सत्ता के लिए हासिल की जा सकती है। तो यहाँ एक बात मैं वाजे कर दूं कि कूटनीति, विदेश नीति और दुनिया में वकार अलग चीज है। देश नीति, चुनाव नीति और देश में वकार एक अलग चीज है। तो इन दोनों चीजों को अलग अलग तरीके से देखने की जरूरत है। मैं यहाँ बहुत वाजा सा कर दूं पावा साहब कि अगले आने वाले 3 से 4 सालों में दुनिया और तेजी से बदलेंगी, संगठन गठजोड़ बदलेंगे, और बदलने के बाद पूरी दुनिया की नजर मुस्लिम बाजारों पर है। इसीलिए इजराइल भी फिसल चुका है, यूरोपियन यूनियन को भी उनके साथ कारोबार करना पड़ेगा, रूस उनके साथ मिल चुका है, और आने वाले दिनों में मोहम्मद बिन सलमान तुर्की के साथ भी समझौते उसको सत्ता में रहने के लिए करने पड़ेंगे, और रूस के साथ भी समझौते करने पड़ेंगे। ये कड़वी सच्चाई है। कोई और सवाल है? आप बिल्कुल चिंता ना करें। जैसे ही हमारी बुलेट ट्रेन चलेगी, हमारा सारा काम सुपर फास्ट हो जाएगा। आप दुआ करें कि जल्दी से जल्दी बुलेट ट्रेन चले। स्मार्ट सिटी तो बन चुके होंगे, बुलेट ट्रेन चलनी बाकी है। तो नाज़रीन, खैर आपको स्मार्ट सिटी मुबारक, आपको बुलेट ट्रेन मुबारक, मुझे भी मुबारक। मेरा भी सपना है बुलेट ट्रेन में, भारतीय बुलेट ट्रेन में चलने का, और स्मार्ट सिटी में मेरी भी कारें उड़े तो बड़ी खुशी होगी। इससे अच्छी कोई बात नहीं है। मगर हमें अपनी नीति, अपनी भाषा और अपनी आदतों पर भी गौर करना चाहिए। ये दुनिया है, देश अलग नहीं होते। हमें दुनिया के साथ चलना है, दुनिया के प्यार से दिलों को जीत के फिर देश को आगे लेके बढ़ना है। हमें पूरी दुनिया को दिखाना है कि हम पूरी दुनिया के लिए अच्छे काम कर सकते हैं। हम बुरे काम करेंगे तो बुराई का नतीजा बहुत बुरा होता है। ये बात समझने की है। इस प्रोग्राम को समझने के साथ साथ खत्म करते हैं। अगला प्रोग्राम जरूर आपके साथ और अपनी उंगली के साथ लेकर जरूर हाजिर होऊंगा। अभी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।